हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको सुना रही हूँ पाठ 16 पंच परमेश्वर, जो कहानी लिखी हुई है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता, वो कहानी जगत के महान कहानीकार हैं। उन्हीं की एक कहानी है पंच परमेश्वर, जो आम जनता की, भोली भाली जनता की कैसे वो कष्ट झेलते हैं, परेशानी झेलते हैं, ये सब उनकी कहानियों में हमें सुनने को मिलता है। तो आज उन्हीं की एक प्रसिद्ध कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनना। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। यानी कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वो बहुत पक्के दोस्त थे, फास्ट फ्रेंड थे, और दोनों को एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास था। जब कभी भी किसी को किसी ज़रूरी काम से जाना होता था तो अपने दोस्त के भरोसे अपना घर परिवार छोड़कर चले जाते थे। आगे है, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मलकियत थी, यानी थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर कर वह मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक मौसी को खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पे भी मानो मोहर लगा दी है कि अब ये जायदाद मेरे नाम हो गई, तो उसने मौसी का ख्याल रखना छोड़ दिया। अब बेचारी मौसी को नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती, रोज के ताने सुनने पड़ते और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन ने शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। उसने जुम्मन से शिकायत करी कि भाई बेटा, मुझे तो अब अपना काम नहीं चलेगा, मुझे अलग कर दो। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? यहाँ पैसे क्या उगते हैं? मौसी ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं, कि मैं भी जिंदा रहने के लिए मुझे भी कुछ खाने पीने को चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, यह थोड़े ही समझा था कि तू मौत से लड़कर आई हो। मौसी बिगड़ गई। उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसकर बोले, हाँ हाँ जरूर जाओ, पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय पे जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? यानी पूरे गांव में उसकी चलती थी, तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री था। उसको ये पक्का था कि मेरे पक्ष में ही फैसला होगा। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की। कहा, पंचों, आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, यानी जिम्मेदारी ली थी। साल भर तो मैंने रो धो के काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब ना पेट को रोटी मिलती है और ना तन को कपड़ा। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पे चलूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। यानी आप लोग जो सही फैसला करोगे मैं वो मान लूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और मौसी में कुछ कहा सुनी हो गई। मौसी बोली, खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो।
अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। यानी मौसी ने फालतू की बहस में ना पढ़ के कहा कि मैं अलगू चौधरी को अपना सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, यानी बड़े खुश हो गए, परंतु भावों को छिपा के बोले, यानी अपने मन के भाव छिपा के बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिसिर वैसे अलगू। अब उसने बनावट में कहा, अंदर अंदर से तो बहुत खुश हो रहा था, पर ऊपर से उसने बनावट में कहा, चाहे अलगू चौधरी को बना लो चाहे रामधन मिसिर को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की, यानी बहस करनी शुरू की, तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पे हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पे तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? यानी उसके खिलाफ इतने सारे प्रश्न वो बोल रहा था, तो उसको हैरानी हुई कि ये मेरा दोस्त है कि किसी और का दोस्त है। अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए, यानी हर महीने खर्चा दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए, यानी जो जायदाद की रजिस्ट्री थी वो रद्द कर दी जाए। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त यानी मन में मित्र की कुटिलती आठों पहर खटका करती थी कि ऐसा उसने क्यों मेरे खिलाफ करा, कि किस तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब जुम्मन शेख सोच रहा कि मुझे भी जब अवसर मिलेगा ना तो इसको मैं अपना बदला जरूर लूँगा। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का हाँकते थे। गांव में गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया, यानी उनके मन में आया कि इस बैल को मैं खरीद लेता हूँ। उन्होंने सोचा कि ये बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। वो सोचे कि अगर ये वाला बैल मेरे हाथ लग जाए तो मैं 3 बार बाजार के चक्कर काट लूँगा। अभी तो उनके पास जो था उससे एक ही चक्कर बड़ी मुश्किल से लगता था। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पे बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह नहीं की। बोले ठीक है, क्योंकि उसका एक बैल मर चुका था, एक बैल से खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसको बेचना पड़ा। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेंद ने, यानी उसको रगड़ डाला। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की वंशी बजती थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ वह 8 पहर की खपत। महीने भर में वो पिस्सा गया, यानी वो याद कर रहा है बैल की, मुझे वहाँ पे कितना आराम मिला और यहाँ पे मैं 3-4 राउंड बाजार के लगा रहा हूँ और खाने को कुछ नहीं है। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लाद दिया, यानी डबल ट्रिपल
अपनी गाड़ी में बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर ही ना उठते थे, यानी बेचारा वो जानवर भी थक गया, उसके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पर समझू साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, उसे जल्दी थी। अतः उन्होंने निर्दयता से कई कोड़े फटकारे, उस बैल पर कई हैंटर मारे। बैल धरती पे गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को हुए 1 महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगता तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। दोनों ने परामर्श किया कि इस तरह सिर्फ फुटबॉल से काम ना चलेगा, पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर दी। यानी रोज रोज की बहस से अच्छा कोई फैसला कर लिया जाए, क्योंकि मैं रोज रोज अपना सिर नहीं फुड़वाना चाहता। और समझू साहू और ये अलगू भी बात मान गए। पंचायत बैठी तो रामधन मिसिर ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदलते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क के बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं, यानी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में भी अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। यानी जैसे ही जुम्मन शेख को वो पोस्ट मिली कि अब तुम सरपंच हो, तो जैसे ही जिम्मेदारी का भाव उसके अंदर आ गया। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पे बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है। अतः मेरा सत्य से जो भर भी हटना उचित नहीं। अब जैसे ही उसको वो कुर्सी मिली, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और जैसे ही जिम्मेदारी हुई, उसे लगा कि जो मैं बोलूँगा वो देवताओं की वाणी होगी, और मैं एक जौ के दाने जितना भी किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह नहीं करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने पानी का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुन के अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। कैसी लगी बच्चों कहानी? इस कहानी से का मूल भाव है, उत्तरदायित्व का ज्ञान हमें गलत राह पर भटकने से बचाता है। यानी जब कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, उस समय वो जिम्मेदारी हमें ज्ञान की राह दिखाती है, उस समय वो हमें गलत राह पे भटकने से बचाती है। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय से सुनी होगी। ओके, बाय, टेक केयर।